गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने अधिगम एवं शिक्षण में जो हमारी यूनिट चल रही है इकाई थर्ड, इसमें आज का हमारा प्रकरण है शिक्षक। शिक्षण और शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक। जैसे कि यह माना जाता है कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, इस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा यह माना गया है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के महत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो शिक्षण की जो मुख्य धुरी है, मुख्य आधार है, जिस पर सारी शिक्षण की व्यवस्था घूमती है, सारी शिक्षण की व्यवस्था आधारित होती है, वह एक शिक्षक ही होता है। शिक्षण व्यवसाय अपनाने पर समाज में अध्यापक का जो व्यक्तित्व होता है, जो स्थान होता है, वह अनूठा हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। इसलिए शिक्षक को उस ईश्वर के समान और ईश्वर के तुल्य माना गया है, जो हमें मार्ग दिखाता है। अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्रों पर असंदिग्ध रूप में पड़ता है, क्योंकि जैसा अध्यापक का व्यवहार होता है, व्यक्तित्व होता है, उसके व्यवहार और व्यक्तित्व का प्रभाव निसंदेह रूप से विद्यार्थियों पर पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी अपने शिक्षकों का अनुसरण करते हैं। अतः शिक्षक की चाहे वेशभूषा हो, उसका स्वरूप हो, उसके बात करने का ढंग हो, उसका पहनावा हो, उसका चलना हो, उसका उठना हो, ये जो सारी बातें होती है उसके व्यक्तित्व से संबंधित, ये सारी बातें छात्रों को प्रभावित करती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षक में जो विशेषताएं होना अनिवार्य है, उन विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है शिक्षण हेतु शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षण हेतु शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी सबसे पहले शिक्षक की विशेषता के अंतर्गत सबसे पहली बात यह आती है कि शिक्षण हेतु शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। तभी जो शिक्षक जो शिक्षण कार्य करवाता है, वह शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से विद्यार्थियों पर पड़ता है। सबसे पहली बात इसमें शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि शिक्षक में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जब एक क्लास में शिक्षण कार्य करवाने जाता है तो उस समय उस क्लास में विभिन्न प्रकार के विभिन्नताओं को लेते हुए विद्यार्थी होते, कोई उत्पाती होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है। उन सब विभिन्नताओं को देखते हुए यदि बालकों के प्रश्न पूछे बालक शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक से, तो शिक्षक चिढ़ते हुए, खींचते हुए उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि सदैव आत्मविश्वास रखना चाहिए। एक शिक्षक को सदैव आत्मविश्वास रखना चाहिए तथा उसकी मुख की जो आकृति होती है, वह मुख की आकृति सदैव प्रसन्न चित्त, शांत तथा संयम वाली होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कक्षा का वातावरण उदासीन हो, यानी शिक्षक जो ऐसा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, धैर्यशाली होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जब प्रश्न पूछते हैं शिक्षक से तो शांति पूर्वक जवाब देना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी जो क्लास का जो वातावरण है, वह वातावरण जो है वातावरण उदासीन हो, बल्कि समय समय पर कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए अपने शिक्षण कार्य के दौरान, जिससे कि क्लास का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वह सजीव रूप से हो सके। फिर दूसरा जो गुण आता है शिक्षक का व्यक्तित्व। यानी शिक्षक की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वह विद्यार्थियों पर एक अहम और अमिट छाप छोड़ता है,
क्योंकि शिक्षार्थी जो है अपने शिक्षक का अनुसरण करते हैं, अपने शिक्षक को देखते हैं, वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। अब विद्यार्थी जो है अपने शिक्षक को एक आदर्श के रूप में लेते हैं। अब चाहे शिक्षक का चाहे पहनावा ले लो, चाहे उठना ले लो, चाहे बैठना ले लो, या फिर उसके पहनने का ढंग ले लो, उसके चलने का ढंग ले लो, ये सारी जो बातें एक शिक्षक में होती है वह विद्यार्थियों को प्रभावित करती है। तो शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वह विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है शिक्षण कार्य। यानी विद्यार्थियों पर शिक्षक का शिक्षण कार्य भी प्रभावी होता है, क्योंकि जब शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता होता है तथा अपने विषय पर उसकी पूरी कमांड होती है तो उसका शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से होता है। यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शिक्षण कार्य करवाते समय वह अटक अटक के बोले या इतना तेज बोले कि विद्यार्थियों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। यानी एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि कहाँ उसे रुकना है, कहाँ उसे बोलना चाहिए, उसकी वाणी जो है वाणी मधुर होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, क्लास में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उन तक उसकी वाणी पहुंचनी चाहिए। तो यानी जो उस शिक्षक जब है ना शिक्षण कार्य करवाता है तो उस समय उसके शिक्षण कार्य विद्यार्थियों पर प्रभावी रूप से प्रभाव डालता है। उसके बाद आता है छात्रों के प्रति व्यवहार। यह भी एक मुख्य विशेषता है कि क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के प्रति एक शिक्षक का व्यवहार सबके सामने समान रूप से निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। यानी बिना किसी पक्षपात के सभी विद्यार्थियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तभी विद्यार्थी जब छात्रों के प्रति एक शिक्षक का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होगा तो विद्यार्थी अपनी उन समस्त कठिनाइयों को उस शिक्षक के सामने रखने में समर्थ होंगे और अपनी कठिनाइयों को बताएंगे। इसलिए शिक्षक का जो व्यवहार है छात्रों के प्रति कठोरता पूर्वक न होते हुए एक उनके व्यवहार में एक शीतलता होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैत्रीपूर्ण होते हुए क्लास को अनुशासित हो जाए, बल्कि एक शिक्षक का व्यवहार उस कुम्हार के भांति होना चाहिए जो कि घड़े को अंदर से तो हाथ रखता है और बाहर से थाप मारता है। तो उसी प्रकार एक शिक्षक का व्यवहार भी होना चाहिए। उसके बाद आता है सभी विद्यार्थियों के प्रति समभाव या समानता की भावना। समभाव या समानता की भावना, यानी एक शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के सामने समानता की भावना विकसित करनी चाहिए। यानी सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, कुल का हो, किसी भी वर्ग का हो। इस प्रकार से वर्ग, जाति तथा कुल को न देखते हुए समानता से व्यवहार करना चाहिए। फिर है मार्गदर्शक। यानी एक शिक्षक जो है वह उचित मार्गदर्शक देने वाला होना चाहिए, जो विद्यार्थियों को अपने पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। यानी कठिनाई के समय सहायता देने वाला होना चाहिए और उचित आज्ञा देने की योग्यता एक शिक्षक में होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिया गया जो कार्य है, जो कही गई बात है, उसका सम्मान करे और उसका सम्मान करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करे। तो यानी शिक्षक जो है वह सही मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद दूसरा जो इसमें आता है वह है शिक्षक की आवाज और भाषा।
शिक्षक की आवाज और भाषा, यानी इसके अंतर्गत शिक्षक की आवाज मधुर होनी चाहिए, बोलते समय आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए उसमें, तथा आवाज उसकी स्पष्ट होनी चाहिए, लयपूर्ण तथा धीमी गति से होनी चाहिए, ताकि जो क्लास में जो पीछे बैठा हुआ विद्यार्थी भी या बालक भी उस शिक्षक की आवाज को पूर्ण रूप से सुन सके। ना तो अधिक जल्दी जल्दी बोले, ना अधिक धीरे धीरे बोले, जिससे कि बालक ना तो उसे समझ पाए और ना ही अटक अटक कर बोलना चाहिए, जिससे यह लगे कि शिक्षक कहीं भूल तो नहीं गया हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब शिक्षक अटक अटक कर बोलता है तो उस समय विद्यार्थियों को ये लगता है कि विषय वस्तु को भूल रहा है। इसलिए शिक्षक की जो आवाज है, जो भाषा है, वह एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी शिक्षक के प्रति आकर्षित हो सके। फिर है कक्षा अनुशासन। कक्षा अनुशासन यानी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है। अनुशासन कक्षा में थोपा न जाए, बल्कि कक्षा के बालकों के हृदय में स्वयं ही अनुशासन उत्पन्न हो जाए कि हमारे जो शिक्षक ने कहा, हमारे टीचर ने कहा है कि क्लास में हमें चुप बैठना है, तो ये एक अनुशासन की बात होती है। तो यानी शिक्षक द्वारा कही गई बात विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बैठनी चाहिए। यानी शिक्षक का ज्ञान, उसका व्यवहार, उसकी रुचि जागृत करने की जो शक्ति है, वह छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने की शक्ति है। ये सभी योग्यताएं स्वयं अनुशासन उत्पन्न कर देगी। क्योंकि जब शिक्षक की अपने विषय वस्तु पर कमांड होगी, अपनी विषय वस्तु को रुचिपूर्वक विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेगा, विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री लेकर प्रस्तुत करेगा, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को लेकर यदि अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, तो विद्यार्थी स्वतः ही क्लास में अनुशासित होकर शिक्षण कार्य करते हैं। उसके बाद आता है ज्ञान प्रदान करने की क्षमता। ज्ञान प्रदान करने की क्षमता, यानी शिक्षक को शिक्षण के समय केवल विषय वस्तु से संबंधित ही ज्ञान नहीं रखना चाहिए, अपितु उससे संबंधित और जो नवीन ज्ञान है, उस नवीन ज्ञान को देखते हुए ही विद्यार्थियों को उस ज्ञान से जोड़ना चाहिए। उसमें विषय से संबंधित यदि जीवन के विविध जो अनुभव है, उन अनुभवों को जोड़ते हुए यदि विद्यार्थियों के समक्ष ज्ञान प्रदान करेगा, शिक्षण कार्य करवाएगा, तो वह शिक्षण कार्य विद्यार्थियों के लिए प्रभावकारी होगा। यानी वे एक शिक्षक में जीवन के सभी पहलुओं से तथा जीवन से संबंधित जो उदाहरण है, उन उदाहरणों को संदर्भित करते हुए, उनको लेते हुए, अनुभवों को देखते हुए ज्ञान प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो शिक्षक होता है, जो शिक्षण कार्य करवाता है, विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, मार्गदर्शन देता है, पथ प्रदर्शन करता है, क्योंकि शिक्षक के बिना शिक्षार्थी का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जब गुरु ही नहीं होगा तो गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए एक शिक्षक में ये महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी आवश्यक है। अब है आज का आपका गृह कार्य। शिक्षण व अधिगम के लिए
शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।